बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया था थर्ड वाला, मोशन एंड फोर्स। आज हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है वर्क एंड एनर्जी। इसमें हम पढ़ेंगे वर्क क्या होता है, फिर एनर्जी क्या होती है, और फिर इन दोनों में रिलेशन भी पढ़ेंगे, किस तरह एनर्जी की वजह से वर्क होता है। बेटा वर्क करने के लिए हमारे पास फोर्स चाहिए, एनर्जी चाहिए, ठीक है। अब वो जो फोर्स है वो दो तरह की हो सकती है जिससे हम वर्क कर सकते हैं। नंबर वन इज़ कांस्टेंट फोर्स एंड द नंबर टू इज़ वेरिएबल फोर्स। एक कांस्टेंट मुसलसल एक जितने ही फोर्स लगती रहे उसे हम कांस्टेंट फोर्स कहेंगे, और दूसरी साइड पे हमारे पास अगर एक फोर्स कभी कम लग रही है या कभी ज़्यादा लग रही है तो उसको हम वेरिएबल फोर्स कहेंगे। आज हम पहला जो क्वेश्चन है बेटा वो पढ़ेंगे वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स। कल इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे जो हमारे पास होगा वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स, ठीक है। आज हम जो शुरू करने लगे हैं वो है वर्क डन, जो कि कांस्टेंट फोर्स की वजह से होता है। अब उसको डिफाइन कैसे करते हैं, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्क। डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के डॉट प्रोडक्ट लें तो हमारे पास उसे हम वर्क कहते हैं, जिसे मैथमेटिकली इस तरह लिखा जा सकता है W इज इक्वल टू एफ डॉट डी। और आपको पता है डॉट प्रोडक्ट एफ डी कॉज ऑफ थीटा आ जाता है, और ये इसमें डी हमारे पास डिस्टेंस है और एफ कॉस थीटा हमारे पास फोर्स का कंपोनेंट है। इसको हम मज़ीद वसी करते हैं अपने कंसेप्ट को, जैसा कि कंसिडर कर लेते हैं ये इसी तरह। ये एक मेरे पास एक ब्लॉक एम है जो कि एक पर्सन ये खड़ा है, इसके इस हाथ में एक रस्सी है, वो रस्सी यहाँ से लेकर यहाँ तक है। अब वो लेके जा रहा है, वो जो डिस्टेंस उसको खींचता है, जो डिस्टेंस कवर करता है वो इस साइड पे जा रहा है, ठीक है। अब फोर्स वर्क डन जो हमारे पास होता है डिस्प्लेसमेंट यानी कि डिस्टेंस इनटू हमारे पास फोर्स होती है। अब वो फोर्स जो होती है वो होती है हमारे पास अलोंग द डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि बॉडी डिस्प्लेस तब भी होगी, बॉडी तब ही मूव करेगी जब उसके ऊपर फोर्स लगेगी, और उसी तरफ वो डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी जिस साइड पे उसके ऊपर फोर्स लग रही होगी। अब फोर्स इसकी इस साइड पे है ऊपर की तरफ। अगर यही फोर्स सीधा होती, वो बंदा बैठ के नीचे उसे खींचता, तो फुली तौर पे फोर्स उसकी जो लगा रहा था वो उसको आगे बॉडी को लेके जाना था। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें उसने फोर्स हाथ में ऊपर पकड़ी हुई है रस्सी, उसको खींच रहा है। अब इसके हम रिजॉल्व कर लेंगे। आपको पता है यहाँ तो ये एक्स एक्सिस की तरफ होती तो सारी की सारी फोर्स आगे जाते हुए लग रही होती, और अगर सारी की सारी वाई एक्सिस पे होती तो बॉडी ऊपर की तरफ जाती, ऊपर मूव करती, वर्क डन में बॉडी को ऊपर उठाया जाता। लेकिन ये सेंटर में है ना, ये फुली तौर पे एक्स एक्सिस की तरफ है ना ये फुली तौर पे वाई एक्सिस की तरफ है। इसको अगर मैं डिनोट करूं, ये सेंटर में जब हमारे पास कोई वेक्टर आता है या फोर्स का वेक्टर है तो हम इसको रिजॉल्व कर लेते हैं कंपोनेंट में। ये रिजॉल्व किया, ये इसका प्रोजेक्शन ड्रा किया, इसके दो कंपोनेंट हो गए। ये थीटा एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ या हॉरिजॉन्टल के साथ। एक इसका कंपोनेंट बेटा एफ कॉस थीटा आ गया, दूसरा इसका कंपोनेंट एफ साइन थीटा आ गया। अब इसमें डी जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमारे पास इस साइड पे है, और एफ कॉस थीटा भी डिस्प्लेसमेंट में ही है। इसका मतलब है इसका एफ वाई एफ साइन थीटा जो है या एफ वाई जो है, वाई एक्सिस का कंपोनेंट जो है वो टेक पार्ट नहीं कर रहा वर्क डन में, क्योंकि ये बॉडी ऊपर तो जा ही नहीं रही। इसका मतलब वो तो उसका इफेक्ट तो खत्म हो रहा है, लग ही नहीं रहा। अब एक्स एक्सिस पे बॉडी आगे डिस्प्लेस कर रही है, तो इसका मतलब है कि एफ कॉस थीटा वर्क डन में अपना पार्ट रोल प्ले कर रहा है।
इसको हम लिख सकते हैं, वर्क डन होता है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट यानी कि डिस्टेंस, और उसके साथ डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस के जो अलोंग हमारे पास फोर्स होती है या फोर्स का कंपोनेंट होता है, उन दोनों का प्रोडक्ट। इसलिए ये हमारे पास W इज इक्वल टू डी इंटू एफ कॉस थीटा लिखते हैं। इसको अगर हम डिफाइन करें तो ये हमारे पास हो जाए द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट की जो मैग्नीट्यूड ली जाती है ये वाली, उसका, एंड कंपोनेंट ऑफ द फोर्स, और कंपोनेंट फोर्स का वो वाला इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, जो डायरेक्शन में होता है डिस्प्लेसमेंट के, वो वाला कंपोनेंट का डॉट लें या उनका प्रोडक्ट लें तो वो हमारे पास वर्क डन आ जाता है बेटा। वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी। कैसे स्केलर क्वांटिटी है? डॉट प्रोडक्ट आपने पढ़ा है, जब हमारे पास दो वेक्टर क्वांटिटीज जो हैं आपस में डॉट लेती हैं तो एक स्केलर क्वांटिटी आती है, उसे ही हमने स्केलर प्रोडक्ट पढ़ा था। तो ये, या डॉट प्रोडक्ट, तो ये हमारे पास स्केलर क्वांटिटी ही है। अब इसका यूनिट जो है आपको पता है, W इज इक्वल टू एफ डॉट डी होता है। फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है बेटा, और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर होता है, तो वर्क डन का यूनिट न्यूटन मीटर हो जाएगा, या ये बराबर होता है जॉल के। इसके दो यूनिट है, न्यूटन मीटर भी या जॉल भी। अब W इज इक्वल टू एफ डॉट डी होता है, वर्क डन जो है 1 जूल हम कर दें तो हमारे पास फोर्स 1 न्यूटन होगी और डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर होगा। यहाँ पे ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, एन की जगह एम आएगा। अब ये हमारे पास 1 जूल तब आता है जब न्यूटन फोर्स जो है वो भी 1 हो और मीटर जो डिस्टेंस है वो भी 1 हो। तो हम 1 जूल को डिफाइन कर सकते हैं, इसके यूनिट को, when 1 Newton force acts on the body and body covers a distance 1 मीटर। फिर देख लें, जब एक बॉडी के ऊपर 1 न्यूटन फोर्स लगे और वो बॉडी 1 मीटर का डिस्टेंस कवर करे, तो वर्क डन जो होगा इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स मूव करे, द वर्क डन इज कॉल्ड 1 जूल। फिर उस हम क्वांटिटी को कहेंगे जो वर्क डन आया वो 1 जूल वर्क डन हुआ है। अब हम इसके स्पेशल केसेस कुछ पढ़ लेते हैं। W बराबर होता है एफ डी कॉज ऑफ थीटा के, और वो कहता है इफ थीटा इज लेस देन 90, अगर थीटा 90 से छोटा हो, कॉज की वैल्यू 0 हो तो 1 होती है ना, तो जैसे जैसे आप ऊपर चलते जाएंगे इसकी वैल्यू 1 से स्मॉल आती जाएगी, कम आती जाएगी। अब 90 से नीचे हो तो वर्क डन पॉजिटिव होता है। ये एमसीक्यूज के वाले से बहुत इंपॉर्टेंट केसेस हैं, ये जहन में रखना है। 90 से छोटी वैल्यू थीटा की कोई भी पुट करेंगे तो पॉजिटिव आंसर आएगा। और अगर अब ये कहता है थीटा 90 से बड़ा है और 180 से छोटा है, 90 से बड़ा और 180 से छोटा, इसमें होगा तो वर्क डन इज नेगेटिव। 90 से बड़ा पुट करें, पहले केस में था 90 से छोटा छोटा एंगल हो तो हमारे पास W पॉजिटिव आएगा वर्क डन। अगर 90 से लेकर 180 तक हो थीटा की वैल्यू तो हमारे पास वर्क डन पॉजिटिव आएगा। और अगर थीटा हमारे पास एग्जैक्ट 90 हो तो कॉस 90 0 होता है, तो वर्क डन टोटल क्या हो जाएगा हमारे पास 0 हो जाएगा। और अगर थीटा 0 होगा हमारे पास तो वर्क इज मैक्सिमम, क्योंकि कॉस 0, अगर कॉस थीटा की जगह 0 पुट करें, कॉस 0 1 होकर W इज इक्वल टू एफ डी आ जाएगा, मतलब कि मैक्सिमम वर्क आ जाएगा। अच्छा, ये जो हमने बेटा अब पढ़ी थी इसकी डेफिनेशन जो हमने मैथमेटिकल पढ़ी है या हमने थ्योरेटिकल पढ़ी है, इसके अलावा हम अब इसको ग्राफिकली एक्सप्लेन करते हैं। इसका अगर हम ग्राफ बनाएं तो ऐसे आता है कांस्टेंट फोर्स, हमने इस पॉइंट को O का नाम दे दिया, इस पॉइंट को P का नाम दे दिया, इसको Q का नाम दे दिया और इसको हमने R का नाम दे दिया। और ये हमारे पास x एक्सिस है और x एक्सिस की जानब हमने डिस्टेंस लिया हुआ है जिसे हम d कहते हैं, और y एक्सिस है ये वाला, और y एक्सिस पे हमने फोर्स ली हुई है जिसे हम F कहते हैं।
अब ये बॉडी यहाँ पे थी, मूव करते करते फोर्स अचानक इसके ऊपर इतनी लगी, तो कांस्टेंट फोर्स लगती रही, ये डिस्टेंस ट्रेवल करती रही। देखिए फोर्स कम या ज़्यादा नहीं हो रही, फोर्स ऊपर नीचे नहीं हो रही। ये लाइन अगर ऊपर जाती तो इसका मतलब फोर्स इंक्रीज कर रही थी, नीचे आती तो फोर्स डिक्रीज कर रही थी। लेकिन हमने तो वेरिएबल फोर्स पढ़नी नहीं है, हम तो आज पढ़ रहे हैं कांस्टेंट फोर्स। तो कांस्टेंट में हमारे पास फोर्स एक जितनी लगेगी, ना फोर्स ऊपर जाएगी ना कम, लाइन स्ट्रेट जाएगी। लेकिन डिस्टेंस, ये एक्स एक्सिस की तरफ डिस्टेंस आगे बढ़ती जा रही है, इसका मतलब डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है, लेकिन फोर्स उतनी ही है, ना कम हो रही है ना ज़्यादा हो रही है। इसको अगर हम लें तो वो हमें हमारे पास एरिया, आपको पता है ये एक जो हमारे पास ये वाली सिचुएशन बन जाती है, ये जो हमारे पास शेप बन जाती है, ये एक मुस्ततील की होती है, ठीक है, रेक्टेंगल की होती है। और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, एरिया अंडर द ग्राफ कह लें, या एरिया ऑफ द रेक्टेंगल हमारे पास क्या हो जाएगा, लेंथ इनटू विड्थ बराबर होता है एरिया के। लेंथ को मल्टीप्लाई करते हैं विड्थ के, तो रेक्टेंगल का एरिया आ जाता है। लेंथ हमारे पास क्या, हमारे पास ओ पी इसकी लेंथ है, और विड्थ हमारे पास ओ आर है। ये इन दोनों साइडों को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ओ पी इंटू ओ आर। और आपको पता है ओ पी की तरफ जो डिस्टेंस हमने कवर किया वो फोर्स का है एफ, उसकी जगह हमने एफ पुट कर दिया। और ओ आर की तरफ जो हमने डिस्टेंस कवर किया वो हमारे पास डी है, तो वो हमने डी पुट कर दिया। हमारे पास एरिया अंडर द ग्राफ बराबर आ जाएगा एफ डी, बराबर हो जाता है हमारे पास डब्ल्यू के, और ये वर्क डन आ जाएगा। ठीक है जी, इसलिए कहते हैं किसी भी चीज़ का जो एरिया होता है वो उसके वर्क डन के बराबर होता है। अब इसके रिलेटेड हम एक प्रॉब्लम भी कर लेते हैं। प्रॉब्लम क्या है जी, अ मैन पुशेस अ लॉन मूवर। लॉन मूवर बेटा कहते हैं घास काटने वाली जो मशीन होती है, लॉन मूवर, विद अ 40 न्यूटन, और 40 न्यूटन की फोर्स लगाती है। अब अप्लाइड फोर्स कितनी आ गई हमारे पास, 40 न्यूटन, डायरेक्टेड एट एन एंगल ऑफ 20 डिग्री उसका एंगल है, किसके साथ, डाउनवर्ड फ्रॉम द हॉरिजेंटल। ये अगर मशीन पड़ी हुई है, इसका जो स्टैंड है वो ये है, इधर से वो पकड़ के फोर्स लगाता है, वो हॉरिजेंटल से जो वो फोर्स एंगल बना रही है वो 20 है, जो कि हमारे पास थीटा था, थीटा हमारे पास 30 हो गया। ये एक्स एक्सिस है, ये ग्राउंड है, ये मशीन का, ये यहाँ से उसने पकड़ी हुई है, यहाँ पे वो फोर्स लगाता है, यहाँ पे वो थीटा उसका ज़मीन के साथ या हॉरिजेंटल के साथ 20 है फ्रॉम द हॉरिजेंटल। फाइंड द वर्क डन, हमने बेटा वर्क डन फाइंड आउट करना है, जो कि डब्ल्यू है। एज द मैन ही कट्स अ स्ट्रिप ऑफ ग्रास 20 मीटर लॉन्ग, अगर वो 20 मीटर तक लंबी जो है घास काटता है, डिस्टेंस आ गया 20 मीटर। फिर हमने वर्क डन फाइंड आउट करना है। डब्ल्यू बराबर हमने फार्मूला पढ़ा एफ डॉट डी के, और ये बराबर हो जाता है, डॉट खत्म करे तो एफ डी कॉज ऑफ थीटा के, और डब्ल्यू बराबर हो जाता है एफ डी कॉज ऑफ थीटा के। अब फोर्स 40 थी, डी 20 थी, और हमारे पास थीटा 20 डिग्री था। इसकी वैल्यू हमारे पास ये आ गई, तीनों को मल्टीप्लाई किया तो ये वैल्यू आ गई। इसमें इशारिया 1 के बाद है, इस इशारे को उठाएंगे 7 के बाद लेके आएंगे, 2 डिजिट इधर लेके आए तो इसको इंटू 10⁻² प्लस का कर देंगे। अगर हम लेफ्ट से राइट लेके आए पॉइंट को तो 10⁻⁻ में जाती है, और अगर राइट से हम लेफ्ट की तरफ लेके आए तो 10⁻ पॉजिटिव में जाती है। जितने डिजिट लेकर ट्रांसफर उसे करेंगे 10 की वैल्यू उतनी आ जाएगी। जी यहाँ तक ये हमारा प्रॉब्लम भी कंप्लीट हो जाता है।